सुष्मिता अपने बेटे रोहन को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसके पति विनोद चाहते थे कि रोहन किसी वर्कशॉप पर ही काम करे और घर में चार पैसे आ जाएं। सुष्मिता ने विनोद से कई बार कहा कि रोहन अभी छोटा है, ये काम के काबिल नहीं। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरा बेटा इतनी गर्मी में वर्कशॉप पर काम करे। सुष्मिता के बार बार कहने पर रोहन का एक स्कूल में दाखिला तो हो चुका था, लेकिन वहाँ पढ़ना उसके लिए संभव नहीं था। इन हालात में पढ़ाई में रोहन का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि हर समय उसके घर में लड़ाई झगड़ा रहता। स्कूल में भी उसे मार पड़ती थी और बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उस पर हंसते। अक्सर बच्चे तो अपना बचपन आनंद से बिताते हैं, लेकिन रोहन का बचपन उसके लिए एक बोझ बन गया था। एक सुबह रोहन ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया तो सुष्मिता ने उसे बहुत मारा। रोहन की चीखें तेज हुई तो विनोद पूछने लगा, क्यों पीट रही हो? विनोद ने रोहन से पूछताछ की, स्कूल क्यों नहीं जाता? रोहन ने अपने पिता को बताया कि अध्यापक उसे मारते हैं। विनोद ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, लेकिन रोहन ये नहीं जानता था कि आने वाला समय उसके लिए कैसा होगा। लगभग 10 दिन बाद विनोद ने रोहन से कहा, तैयारी करो, मैं तुम्हें अपने एक खास दोस्त के पास ले जा रहा हूँ। विनोद ने उसे ये नहीं बताया कि रोहन आखिर कहाँ जा रहा है, लेकिन सुष्मिता जानती थी। जैसे ही रोहन घर से जाने लगा तो सुष्मिता की आंखों में आंसू थे। वह उसे देख रही थी और रो रही थी। शायद वह समझ चुकी थी कि विनोद उसे कहाँ लेकर जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि सुष्मिता विनोद से ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। विनोद रोहन को एक वर्कशॉप पर ले गए। उस आदमी का नाम अजीत था। विनोद ने अजीत से कहा, ये मेरा बेटा है, अब मेरा बेटा तुम्हारे हवाले। इसे अच्छे से काम सिखाना और इसका ख़ास ध्यान रखना। और हाँ, अगर ये तुम्हारी बात ना माने और ठीक से काम ना करे तो इसकी टांगें तोड़ देना। विनोद का ये वाक्य सुनकर रोहन को बुरी तरह झटका लगा। ये वही पिता है जो कुछ दिन पहले उससे प्यार कर रहे थे, अचानक इतनी कठोर बात कह गए। अजीत ने विनोद से कहा, तुम निश्चिंत रहो। विनोद रोहन को अजीत के हवाले करके घर वापस आ गए। पहला दिन रोहन के लिए बहुत कठिन था। वह रो रहा था और अजीत उस पर गुस्सा कर रहा था कि यहाँ रोना मना है, वरना मारूंगा। विनोद ने पलटकर उसकी खबर तक ना ली। रोहन की हालत बहुत ख़राब थी। वह घर जाना चाहता था, लेकिन उसे घर जाने की अनुमति नहीं थी। उसे अपनी माँ सुष्मिता की याद आ रही थी। पहले ही दिन रोहन पर इतनी सख्ती हुई जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। शाम 6 बजे अजीत ने उससे कहा कि अब तुम घर जा सकते हो। रोहन घर वापस आया। रोहन जाते ही सुष्मिता की गोद से लिपट गया। सुष्मिता उसे देखकर रो रही थी। रोहन की हालत बहुत ख़राब थी। उसके कपड़े पहले दिन ही फट चुके थे। सुष्मिता ने रोते हुए उससे यही कहा, इसीलिए मैं तुम्हें स्कूल भेजना चाहती थी बेटा, तुम नादान थे, माँ को नहीं समझ सके। रोहन अभी सुष्मिता की गोद में ही था कि पिता कमरे में दाखिल हुए। सुष्मिता ने विनोद से कहा, विनोद, इस तरह अपने बेटे पर कौन जुल्म करता है जिस तरह तुम कर रहे हो? विनोद ने सुष्मिता से कहा, मुझे ज़्यादा उपदेश देने की ज़रूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ कि संतान के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसी के भले के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। सुष्मिता कह रही थी, ये कहीं नहीं जाएगा। इस बात को लेकर विनोद और सुष्मिता को मारने लगा। अपनी माँ के साथ जुल्म होता देख रोहन ने अपने पिता के आगे हाथ जोड़े और कहने लगा, आप माँ को छोड़ दो, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। हालांकि वह बिल्कुल भी वर्कशॉप पर नहीं जाना चाहता था। दूसरे दिन रोहन चुपचाप वहाँ चला गया। रोहन सख्त गर्मी में वहाँ काम करता। अपने हम उम्र बच्चों को अपने सामने ही स्कूल जाते देखता तो उसका मन करता कि वह भी पढ़े। उसका एक साथी था राशिद, वह रोहन के सामने से गुजरा। उसने रोहन से उसका हाल पूछा और फिर कहने लगा, आज 11 बजे हमारे स्कूल में एक जादूगर आएगा, तुम भी आ जाना, बहुत मज़ा आएगा। रोहन ने राशिद से कहा, ठीक है। 11 बज चुके थे। अजीत उस वक्त दुकान पर मौजूद नहीं था, जबकि रोहन उससे अनुमति लेना चाहता था, लेकिन वह बच्चा था, इसीलिए बचपने के कारण रोहन स्कूल की तरफ चल पड़ा और फिर स्कूल की दीवार फांदकर अंदर गया। जादूगर अपने करतब दिखा रहा था। बच्चे तालियां बजा रहे थे। रोहन भी कोने में खड़ा हो गया। उसके मन में यही आया, काश मैं यहाँ स्कूल में ही पढ़ता। जब अजीत अपने वर्कशॉप पर आया तो उसे गुस्सा आया कि रोहन वहाँ नहीं था।
अजीत ने दुकानदारों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने रोहन को स्कूल की तरफ जाते देखा था। अजीत बहुत गुस्से में था। उसने चौकीदार से अनुमति ली और स्कूल के अंदर गया। रोहन उस वक्त शो देखने में मगन था जब अजीत ने पीछे से आकर उसे बालों से पकड़ लिया। यह देखकर सारे बच्चे हैरान रह गए। टीचर अपनी जगह से खड़े हो गए और कहा, बच्चे को छोड़ दो, ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन अजीत टीचर से भी बदतमीजी से बात करने लगा और रोहन को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ स्कूल से बाहर ले आया। टीचर उसे मना करते रहे लेकिन अजीत किसी की बात नहीं मान रहा था। वर्कशॉप ले जाकर उसने रोहन को इतना मारा कि रोहन ने कभी सोचा भी नहीं था। एक टीचर सीधे रोहन के पिता के पास गए और कहा, आपको तो शर्म आनी चाहिए, एक दरिंदे के हवाले अपना बच्चा कर दिया है। विनोद ने टीचर से कहा, आप अपने काम से काम रखिए, आप कौन होते हैं मुझे समझाने वाले, यहाँ से वापस चले जाइए। टीचर बेचारे वहाँ से वापस चले गए। अभी एक ही हफ्ता गुजरा था कि काम करते हुए रोहन से एक मामूली सी गलती हुई और अभी तो रोहन सीख ही रहा था, इतना माहिर भी नहीं था। बस एक मामूली सी गलती हुई जिसकी वजह से अजीत ने रोहन को चारपाई के साथ बांध दिया। अजीत ने कहा, 1 घंटा तक तुम यहाँ लटके रहोगे। इधर उधर के दुकानदार उसे मना कर रहे थे, ये बच्चा है, इसे माफ़ कर दो। उसी समय सामने की एक वर्कशॉप पर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें बैठे व्यक्ति की नज़र जब रोहन पर पड़ी, उसने देखा कि रोहन चारपाई के साथ उल्टा लटका हुआ है। वह जल्दी से गाड़ी से बाहर आया और अजीत से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से इसे छोड़ो वरना मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। अजीत पुलिस के नाम से डर गया। उसी खौफ की वजह से जल्दी से उसने रस्सी खोली और रोहन नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। रोहन लगभग बेहोश होने वाला था। उस व्यक्ति का नाम राजेश वर्मा था। राजेश जी ने जल्दी से आगे बढ़कर रोहन को पानी पिलाया और अजीत को डांटते हुए कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्या तुम्हारे अपने बच्चे नहीं हैं? क्या कोई बच्चे के साथ ऐसा सलूक करता है जैसा तुम कर रहे हो? राजेश वर्मा एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति थे और एक अधिकारी थे। उन्होंने रोहन से यही पूछा कि तुम्हारे पिता इस दरिंदे के हवाले तुम्हें क्यों करके चले गए? तो रोहन ने रोते हुए कहा, राजेश जी को सारी बात बताई और ये भी बताया कि मैं सारा दिन काम करता हूँ और ये इसी कुर्सी पर बैठकर मुझे हुक्म देता रहता है। राजेश जी ने रोहन से पूछा, क्या तुम पढ़ना चाहोगे? तो रोहन ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। राजेश जी ने रोहन के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, आओ तुम्हारे घर चलते हैं। और फिर राजेश ने विनोद से बात की तो विनोद कहने लगा, साहब हम गरीब बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, ये पढ़ाई बढ़ाई ये सब कुछ आप लोगों के लिए है। लेकिन राजेश साहब ने उससे कहा, मैं तुम्हें हर महीने 10,000 रुपये दूंगा। मेरे ख्याल में ये पैसे तुम्हारे लिए काफ़ी होंगे। तुम इस बच्चे को बस इजाज़त दे दो, ये स्कूल में पढ़ेगा। विनोद लालच में आ गया। 10,000 रुपये उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसने कहा, ठीक है, अगर ये स्कूल में पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले। रोहन की माँ बहुत खुश हुई, लेकिन रोहन हैरान था कि दुनिया में ऐसे अच्छे लोग भी पाए जाते हैं, क्योंकि इससे पहले तो रोहन को जितने भी लोग मिले थे सब जालिम ही थे। उसे लगता था कि दुनिया जालिम लोगों से भरी हुई है, लेकिन राजेश जी ने आज उसकी सोच बदल कर रख दी थी। रोहन दिल से उन्हें दुआएं देता रहा। राजेश जी की वजह से रोहन दोबारा स्कूल जाना शुरू हो गया था, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल बदल चुके थे। विनोद सुष्मिता से अब लड़ाई नहीं करता था, क्योंकि मुफ्त में उसे पैसा जो मिल रहा था। अब उसका मूड भी काफ़ी अच्छा था। माँ भी इन हालातों को देखते हुए खुश थी कि रोहन दिल लगाकर पढ़ रहा है। लगभग इसी तरह 6 महीने गुजर गए। राजेश जी रोहन का पूरा ध्यान रखते थे। कभी कभी रोहन उनके घर भी जाता था। उनका बेटा भी था जो रोहन की उम्र का ही था, जिसका नाम वैभव था। वो राजेश साहब का इकलौता बेटा था जो एक महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था। राजेश साहब ने एक बार रोहन से कहा भी था और ये ऑफ़र दी कि अगर तुम चाहो तो मेरे बेटे वैभव के साथ उसी के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सकते हो। लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना रोहन के बस की बात नहीं थी, इसीलिए उसने मना कर दिया और कहा,
कि यहाँ मेरे दोस्त भी हैं जो मेरे साथ पढ़ते हैं, अच्छे हैं, जिनके साथ मैं खेलता भी हूँ। राजेश साहब ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और रोहन की बात पर मुस्कुरा दिए और कहने लगे, बस दिल लगाकर पढ़ना और मेहनत करना, कल को कुछ बनकर दिखाना। रोहन भी उनसे रोहन ने भी उनसे वादा किया और वह भरपूर मेहनत कर भी रहा था। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ जिसकी वजह से रोहन की ज़िंदगी एकदम बदल गई। 1 महीना हो चुका था। विनोद को इस महीने पैसे नहीं मिले थे, तो विनोद ने रोहन को स्कूल जाने नहीं दिया। रोहन राजेश जी के घर देखने गया तो मकान को ताला लगा हुआ था। यह देखकर वह काफ़ी हैरान हुआ। पड़ोसियों से पता चला तो उन्होंने यही कहा कि ये फैमिली पिछले 15 दिन से यहाँ से जा चुकी है। किसी को कुछ पता नहीं कि राजेश साहब अपने परिवार को लेकर कहाँ गए हैं। उनकी कोई पारिवारिक दुश्मनी थी। इस बात ने रोहन को हिलाकर रख दिया था। राजेश का ना ही रोहन के पास नंबर था, ना ही एड्रेस कि वो अब कहाँ गए हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो बिना बताए अचानक से चले गए, क्योंकि राजेश साहब रोहन की ज़िंदगी में एक फरिश्ता बनकर आए थे। लेकिन अब क्या किया जा सकता था। रोहन को फिर से उसी वर्कशॉप पर वापस जाना पड़ा। लेकिन इस बार तो अजीत ने रोहन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। कभी रोहन के हाथों पर जख्मों के निशान होते, तो कभी सिर पर। मगर इन सारी बातों के बाद भी विनोद को अपने बेटे पर तरस ना आया। एक दिन अजीत गहरी नींद में था तो रोहन चुपचाप से वर्कशॉप से बाहर निकल आया और फिर वहां से भागना शुरू किया। रोहन भाग रहा था, नहीं जानता था कि अब वह कहाँ जाएगा। ये काम एक ना एक दिन तो होना ही था। वह बस स्टॉप पर खड़ा हो गया। जेब में किराया नहीं था। बिना सोचे बस में बैठ गया। 4 घंटे बाद बेंगलोर पहुंचा, एक अजनबी शहर में जहां उसे जानने वाला कोई नहीं था। भूख की वजह से हालत काफ़ी ख़राब थी। रोहन ने ज़िंदगी में कभी भीख नहीं मांगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। फिर मजबूर होकर एक होटल के सामने खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद होटल वाले ने उसकी तरफ देखा और उसे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। रोहन उसके करीब गया तो उससे पूछने लगा, भूखे हो क्या? खाना खाओगे? रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। उसने अपने नौकर से कहा, इस बच्चे को खाना दो। तो रोहन खाने पर टूट पड़ा। खाना खाने के बाद जब उसे होश आया तो उससे कहने लगा कि कहाँ के रहने वाले हो? लावारिस हो क्या? रोहन ने कहा, बस ऐसा ही समझ लीजिए। उसके बाद उस होटल वाले ने रोहन से पूछा, अगर अच्छे से काम करोगे तो फिर मैं तुम्हें होटल पर काम दे दूंगा। रोहन को काम की ज़रूरत थी। वैसे भी इस अजनबी शहर में वह कहाँ जाता, इसीलिए उसने होटल वाले के पास रहकर मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। होटल वाले का नाम हरिकिशन था। हरिकिशन को रोहन की मेहनत काफ़ी पसंद आई। रोहन उस होटल के बर्तन धोता, साफ सफाई करता, ग्राहक को खाना देता और बदले में रोहन को होटल वाला 2 वक्त का खाना देता। चाय भी मिल जाती। रहने का मसला भी हल हो चुका था। हरिकिशन रोहन पर बहुत भरोसा करने लगा था। रोहन का वहाँ पर एक दोस्त बन गया था जिसका नाम राजू था। एक रात वो खाना खाने आया तो रोहन से कहा, बराबर वाले ग्राउंड में बहुत बड़ा मैच होने वाला है, मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा, हाँ ज़रूर, लेकिन होटल को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? उसने कहा कि टेंशन वाली कोई बात नहीं। उस्ताद तो 10 बजे के बाद घर चले जाते हैं और ये रात 12 बजे ही मुकाबला है। हम जाएंगे और वापस आ जाएंगे। रोहन उसके साथ चला गया। लेकिन रात 1 बजे वापस होटल आया तो काफ़ी नुकसान हो गया था। होटल का कीमती सामान और पैसे भी कोई उठाकर ले गया था। रोहन काफ़ी परेशान हुआ। हरिकिशन सुबह आए तो रोहन ने उनसे यही कहा कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो अपने दोस्त के साथ मैच देखने गया, लेकिन ये नहीं जानता कि ये उसी के दोस्त की चाल है। बंटी को तलाश किया गया, लेकिन वो गायब था। इस बात से ये साबित हो चुका था कि बंटी ही दरअसल चोरों के साथ मिला था और उसी ने रोहन को अपने जाल में फंसाया। लेकिन किशन रोहन पर ही शक कर रहा था कि वह बंटी के साथ मिला हुआ है। 6 महीने जेल में रहने के बाद रोहन जेल से बाहर आया, लेकिन अब रोहन बिल्कुल लावारिस था। उसे रोहन को इस बात पर गुस्सा था कि जब मैंने चोरी नहीं की तो मुझे किस बात की सज़ा दी गई, मुझे 6 महीने किस जुर्म की सज़ा दी गई। और इसी वजह से वह जुर्म की दुनिया में आ गया और उसे इस दुनिया में लाने वाला
भोला था, जो रोहन के साथ जेल में उसका साथी था। जेल में ही उन दोनों की दोस्ती हुई। पुल के नीचे एक खुफिया जगह थी, वहाँ रोहन को अपने साथ ले गया। वहाँ 5-6 लोग और भी थे, जो छोटी मोटी चोरियाँ करके बाबू के पास वापस आते। बाबू चोरों के गिरोह का मुखिया था। इस तरह से रोहन एक चोर बन गया। बाबू रोहन के काम से बहुत खुश था। जेब काटनी हो या किसी की जेब से मोबाइल निकालना हो, वह कभी पुलिस के ने रोहन को नहीं पकड़ सकी। इसीलिए बाबू उसे अपना खास आदमी समझने लगा। रोहन इसी जिंदगी का आदी बन चुका था। वह खुश था। कई साल गुजर गए थे, पर वह घर वापस नहीं गया था। लेकिन उसे अपनी माँ की बहुत याद आती। अपनी माँ से मिलने के लिए वह बेचैन था। फिर एक दिन रोहन भेष बदलकर अपने गांव पहुंचा। वह अपनी माँ से मिलने के लिए बेचैन था, लेकिन रोहन वहां पहुंचा तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ को जान से मार दिया था और अब वह जेल में था। यह खबर सुनते ही रोहन की हिचकियां बंध गईं। अपना मुंह छुपाए वह रोते हुए अपने उस घर को देख रहा था जिसमें ताला पड़ा हुआ था। कुछ भी था, भले ही उसका बचपन अच्छा नहीं गुजरा था, लेकिन वह था तो उसका अपना घर ही। रोहन शहर वापस आ गया। वहां आया तो बाबू ने उससे कहा कि अब तुम्हें एक बड़ी चोरी करनी है। एक वकील के घर से माल लूट कर लाना है। आज वकील अपने घर पर नहीं है, यही अच्छा मौका है। रोहन कुछ साथियों के साथ वकील के घर पहुंचा। अभी रोहन ने अपना काम शुरू भी नहीं किया था कि उसे उस घर के गोदाम से एक कराहने की आवाज़ आई। उसने खिड़की से जाकर झांक कर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। रोहन को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी तो रूह तक कांप कर रह गई थी। सामने एक दर्दनाक दृश्य था। एक बूढ़े आदमी को रस्सी से बांध कर रखा गया था, और ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, रोहन का मददगार, उससे प्यार करने वाला रमेश साहब थे। रोहन एकदम से दरवाज़ा खोलकर आगे बढ़ गया। वह प्यास से तड़प रहे थे। रोहन ने उन्हें पानी पिलाया और फिर रमेश जी को अपने गले से लगा लिया। रमेश जी भी उसको पहचान गए थे और उसे गले मिलकर खूब रो रहे थे। रोहन के साथी ये देखकर हैरान थे। उन्होंने रोहन से कहा, ये क्या कर रहे हो? हम यहाँ जिस मकसद से आए हैं वह काम पूरा करो। रोहन ने गुस्से में उनसे कहा, चुप रहो, ये मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे दोस्त, मेरे सब कुछ हैं। उनके घर में भला मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? रोहन ने राजेश जी से पूछा कि आप अचानक गांव से कहाँ चले गए थे? तो राजेश जी ने कहा, मेरी किसी से पुरानी दुश्मनी थी, इसीलिए मैं गांव जाकर रहने लगा था, लेकिन उन्हें पता चल गया था, इसीलिए रातों रात मैंने वह जगह छोड़ दी थी और अपने परिवार को लेकर यहाँ आकर रहने लगा। लेकिन मेरा उसी बेटे ने मेरा ये हाल कर दिया। वैसे तो इस शहर का वह बहुत बड़ा वकील है, लोगों को इंसाफ दिलाता है, पर अपने पिता के साथ उसने इंसाफ नहीं किया। वह मुझे खाना तक नहीं देता। नौकर ही हैं जो मुझे खाना खिला देते हैं, और मैं अब तक जिंदा हूँ। उनकी बात सुनकर रोहन बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। फिर पूछने लगा, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है? राजेश जी कहने लगे, मेरी पत्नी चरित्रहीन थी, पर मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसीलिए मैंने उसको तलाक दे दी थी। मेरा बेटा वैभव अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन मैंने वैभव को उसकी माँ के साथ नहीं जाने दिया। तलाक के बाद न जाने किस तरह से मेरी पत्नी ने वैभव को मेरे खिलाफ भड़काया। बस इसीलिए वह मुझे सज़ा दे रहा है। उसे मुझसे यही शिकायत है कि मैंने उसे उसकी माँ से दूर कर दिया। भला एक चरित्रहीन औरत के हवाले मैं अपनी औलाद कैसे कर देता? राजेश जी रोते रोते सब बता रहे थे। रोहन ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर रोहन ने अपने साथियों से कहा कि तुम चाचा को यहाँ से ले जाओ और इनको अच्छा खाना खिलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ। मैं वैभव से बात करके आऊँगा। और फिर रोहन वैभव के इंतज़ार में बैठ गया। सुबह के 4 बजे जैसे ही वैभव घर में आया, रोहन ने उसकी कनपट्टी पर पिस्टल रख दी और उसे रस्सियों से बांधकर उसी कुर्सी पर बैठा दिया जहां कुछ देर पहले राजेश जी बैठे हुए थे। उसे बिल्कुल उसी तरह से कैद कर दिया जैसे उसने अपने पिता को कैद किया हुआ था। राजेश जी को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि रोहन एक चोर बन गया है, लेकिन रोहन ने उन्हें सारी सच्चाई बताई कि उसने किस तरह से इस समाज में ठोकरें खाईं, सिर्फ अपने पिता के कारण, जो कि खुद एक बहुत बड़ा मुजरिम था, अपने बेटे के बचपन का और अब उसकी माँ का भी। सारी बात सुनने के बाद राजेश जी ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा,
जो होना था हो चुका, बस अब तुम यह सब काम छोड़ दो। देखो, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम एक अच्छे इंसान बनोगे। दूसरे शहर में अभी भी मेरी काफ़ी प्रॉपर्टी है, तुम चाहे तो वहाँ जाकर अपना कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हो। उसके बाद राजेश जी ने अपने बेटे वैभव को अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर दिया, लेकिन उन्होंने साथ ही रोहन से ये भी कहा, भले ही मेरे बेटे ने मेरे साथ अत्याचार किए हों, लेकिन मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। रोहन तो उसे लंबे समय तक कैद में रखना चाहता था, पर राजेश जी के कहने पर रोहन ने वैभव को आज़ाद कर दिया और फिर राजेश जी उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ जाकर रोहन ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। राजेश जी के बड़े बड़े वकीलों से जान पहचान थी, इसीलिए उन्होंने अपने रुपए पैसे और अपने नाम के बल पर रोहन को जल्दी ही जेल से रिहाई दिलवा दी। उसके बाद राजेश जी रोहन को अपने साथ दूसरे शहर लेकर गए और उसको वहाँ पर नया कारोबार करवा दिया। रोहन ने भी राजेश जी की एक आदर्श बेटे की तरह सेवा की। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, और कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।